अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अच्छा जी, हमें अगर आपको याद हो कि लास्ट टाइम ब्लड कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे, उसमें से मैंने आपको आरबीसीज पढ़ा दिए थे। मैंने आपको बताया था कि आरबीसीज पे हम कौन कौन से फर्दर जो है प्रोसीजर्स कर सकते हैं, उसको किस किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो अब आरबीसी से आगे चल के हम बाकी ब्लड प्रोडक्ट्स जो कि प्लेटलेट्स और एफएफपी हैं, और फिर एफएफपी से बनने वाले और मज़ीद प्रोडक्ट्स उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले प्लेटलेट्स पढ़ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ प्लेटलेट्स जो है, वी कैन separate the platelets from the whole blood by two mechanism. One is by the manual method, जिसको, and other is by the apheresis. मैनुअल मेथड को आप रैंडम डोनर प्लेटलेट भी कह सकते हो, रैंडम डोनर, और एफेरेसिस को सिंगल डोनर भी कह सकते हो। यानी कि दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि आपने ये मैनुअली बनाए, खुद सेपरेट किया, होल ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके सेपरेट किया, और इसको रैंडम डोनर्स प्लेटलेट कहेंगे। डोनर्स इस वजह से क्योंकि सिर्फ एक एडल्ट डोज बनाने के लिए आपको एक ब्लड बैग काफ़ी नहीं होता। यू हैव टू समटाइम्स रिक्वायर्ड 3 और समटाइम इवन 5 होल ब्लड चाहिए होते हैं, जिससे आप एक एडल्ट डोज बना सकते हो। क्लियर? दूसरी तरफ जो एफेरेसिस के जरिए से जो प्लेटलेट्स जो है सेपरेट करते हो, प्रोडक्ट्स बनाते हो, उसमें आपको सिर्फ एक डोनर चाहिए होता है। एक डोनर जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में प्लेटलेट्स दे देता है, जो कि आपने मैनुअली सेंट्रीफ्यूज करके जो प्लेटलेट्स बनाए थे उसके बराबर आप वो बना पाते हो। अच्छा, बेसिकली ये दोनों बनते हैं किस तरह से, मैं अलग-अलग बता देता हूँ। मैनुअल का जो मेथड है, आपने होल ब्लड लिया और इसके अंदर जो आपने जो बैग यूज़ करना है वो 3 बैग्स का 3 उसके अंदर जो है कंपार्टमेंट्स होती हैं उस बैग के अंदर। ठीक है? और उसके अंदर जो है आप क्या करते हो, सेंट्रीफ्यूज करोगे उसी तरीके से जिस तरह आपने आरबीसीज की सेपरेशन के लिए किया था। आरबीसीज आपने होल ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया, तो उसके अंदर आपको मैंने बताया था 30 मिनट्स के लिए करते हैं, और 2500 से 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट के ऊपर एडजस्ट करके आप उसको सेंट्रीफ्यूज करते हो। सेंट्रीफ्यूज किया, अपर पार्ट पे जो था वो एफएफपी थे, सेंटर में बफी कोट था, और आपके बिल्कुल बॉटम के अंदर जो है वो पैक सेल्स थे आरबीसी से। अब ये जो बफी कोट था, ये जो बफी कोट है और ऊपर जो प्लाज्मा है, आपने क्या करना है, इस बफी कोट की लेयर को सेपरेट करना है। इस बफी कोट के अंदर आपके पास तकरीबन जो है मेजॉरिटी क्वांटिटी के अंदर प्लेटलेट्स होंगे। क्लियर? और इसके साथ साथ 80% जो डब्ल्यूबीसी है वो भी इसके अंदर होंगे। तो इसके अंदर आप क्या क्या है, आपके पास प्लेटलेट्स भी हैं, और आपके पास 80% तक डब्ल्यूबीसी, कुछ डब्ल्यूबीसी नीचे आरबीसी के अंदर है, कुछ ऊपर भी हैं जो एफएफपी के अंदर है, उसके अंदर भी कुछ डब्ल्यूबीसी गए हैं। लेकिन जो सेंटर में जो बफी कोट लेयर बनी थी, क्लियर, जो बफी कोट की जो लेयर बनी थी, इसके अंदर ये पैक सेल्स की लेयर है, ये बफी कोट है, और ये प्लाज्मा है। तो ये जो बफी कोट की लेयर थी, इसके अंदर आपके पास अब क्या क्या है, प्लेटलेट्स मेजॉरिटी में है, डब्ल्यूबीसी 80% डब्ल्यूबीसी है, और इसी तरीके से आपके पास कुछ 5 to 10% जो है आपके पास आरबीसी भी हैं। अब ये जो प्लेटलेट्स इसके अंदर मौजूद हैं, इसको आप सिर्फ इस बफी कोट के अंदर इतने क्वांटिटी में प्लेटलेट्स नहीं है कि आप इसको सेपरेट करो तो आप एक डोज बना सकते हो, एक एडल्ट डोज बना सको। हाँ, छोटा बच्चा न्यूनेट के अंदर वो डोज काफ़ी हो सकती है, लेकिन एडल्ट के अंदर आपको जो है ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्लेटलेट्स मिलेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है कि आपने ऊपर ये जो बफी कोट था इसको सेपरेट किया, ठीक है, प्लाज्मा को भी डिस्कार्ड किया, आरबीसी को भी अलग किया, बफी कोट को सेपरेट किया, और बफी कोट को आपने एक और बैग के अंदर डाल लिया। क्लियर? इसी तरीके से 2 डोनर्स का, 3 डोनर्स का, समटाइम्स इवन वी रिक्वायर 5 डोनर्स का इसी तरह से सेपरेट किया ब्लड को, और उन सब का बफी कोट जो है वो एक बैग में अंडर स्टीराइल कंडीशन उनको सेपरेट कर, उनको एक जगह पे एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। अब ये जो आपके पास जो बफी कोट्स 4-5 डोनर्स के इकट्ठे हो गए, उसको आपने 200 ml प्लाज्मा के अंदर, उसके अंदर आपने मिक्स कर लेना है। क्लियर? 200 प्लाज्मा के अंदर, 200 ml ऑफ प्लाज्मा के अंदर आपने इसको मिक्स कर लेना है, वो जो बफी कोट आया था। क्लियर? अब इसको आपने जेंटल सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है। पहले आपने जो थी 25,000 रेवोल्यूशन पर मिनट के ऊपर सेंट्रीफ्यूज किया था,
क्लियर। उसमें आपने बफी कोड अलग किया था, अब बफी कोड आपने सारी इकट्ठी की, उसमें प्लाज्मा 200 ml डाला। अब उस सब को इकट्ठा करके आपने क्या करना है कि इसको जेंटल जो है स्पिन करना है। जेंटल स्पिन की कितनी स्पीड होती है, तकरीबन 300 रेवोल्यूशन पर। वहाँ पे 2500 से 3000 थी, यहाँ पे आप कितनी रेवोल्यूशन आप दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप 200 समटाइम्स 300 तक आप जो है रेवोल्यूशन पर मिनट देते हो, और इसी एक्सटेंडेड टाइम के लिए देते हो, 30 मिनट्स के लिए देते हो। अब इससे क्या होता है कि इससे अब ये होगा कि आपके पास WBCs और RBCs जो कि प्लेटलेट से साइज में बड़े हैं, क्लियर, वो सारे के सारे नीचे बैठ जाएंगे, क्लियर, बॉटम पे आ जाएंगे। और ऊपर जो सुपरनेटर है, जो ऊपर का जो है पार्ट, वो जो प्लाज्मा जो फ्लूइड है उसके अंदर मेजॉरिटी जो है आपके पास प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होगा। तो आप उसको जब सेपरेट कर लोगे तो इस तरीके से आप एक एडल्ट डोज बना पाओगे, क्लियर। इस तरीके से आपकी एक एडल्ट डोज बन जाती है, क्लियर। अच्छा, ये जब एडल्ट डोज बन जाएगी तो इसमें आइडियली कितने प्लेटलेट्स होने चाहिए, एक एडल्ट डोज के अंदर प्लेटलेट्स में 3 × 10⁻11 प्लेटलेट्स होने चाहिए, क्लियर। जो सिंगल बैग से आप एक बैग से अगर आप बनाते हो तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, 5 × 10⁻10, यानी कि 5 to 6 टाइम्स ज्यादा आपको जो है प्लेटलेट मिलेंगे जो कि आपने इस तरीके से रैंडम डोनर के जरिए से सिलेक्ट किए थे। इज दैट क्लियर, समझ गए। तो ये इसे अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया मैनुअल प्लेटलेट्स बनाने का तरीका। जो आप जो है एफरेसिस के टेक्निक के जरिए से बनाते हो, दैट इज द ऑटोमेटेड प्रोसीजर, जिसके अंदर हमने जो सिर्फ एक डोनर को सिलेक्ट करना होता है जो कि ABO RS कंपैटिबल होते हैं, और अगर हमारे पास फैसिलिटी हो तो हमने HPA एंटीजन भी कंपैटिबल हो, HLA कंपैटिबल हो तो भी अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो अब ABO और RS तो कंपैटिबल होगा। अगर नहीं भी होता तो आप इसके बगैर भी ABO इनकम्पैटिबिलिटी के ऊपर भी प्लेटलेट्स जो है ट्रांसफ्यूज कर सकते हो, लेकिन वो उस कंडीशन में जहाँ पे आपके पास डोनर अवेलेबल नहीं है और ज़िंदगी और मौत का मसला है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपने ABO और RS कंपैटिबल ही लगा, RS तो ऑब्वियसली कंपैटिबल हो गई, लेकिन ABO कंपैटिबल पे थोड़ी बहुत गुंजाइश है कि आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन अंडर डायरिंग सर्कमस्टांसेस, अंडर वेरी ग्रेव कंडीशन जहाँ पे पेशेंट की ज़िंदगी और मौत का मसला है, उसमें आप जो है ABO इन अगर कंपैटिबल नहीं भी है तब भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा खैर, इसके अंदर आपने क्या करना है कि मशीन हमारे यहाँ पे आपने ब्लड बैंक में जिन्होंने रोटेशन की उन्होंने देखा होगा कि हमारे पास यहाँ पे एक ट्रीमा मशीन है जो कि फिर क्या करती है, वो प्रोसीजर वो भी यही करती है, वो मुख्तलिफ साइकिल्स में करती है। हम डोनर सेलेक्ट करते हैं जिसकी वेन्स बड़ी प्रोमिनेंट होती हैं, उसको प्रिक करते हैं, उसका ब्लड जाता है मशीन के अंदर, मशीन सेंट्रीफ्यूज करती है, उसमें से प्लाज्मा को सेपरेट करती है, प्लेटलेट को सेपरेट करती है, और प्लेटलेट को जो है वो एक साइड एक बैग के अंदर जो है एक्यूमुलेट कर देती है। फिर सारा का सारा ब्लड जो निकला था बॉडी से वो वापस उसी मशीन के अंदर वापस चला जाता है। फिर ये साइकिल कॉल चलता है। ये साइकिल जो है 4 से 5 साइकिल, जिस तरह हमने 4 से 5 ब्लड बैग लिए थे, ये 4 से 5 साइकिल एक इंसान के अंदर होते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली इन सारे के सारे साइकिल्स के बाद अल्टीमेटली पेशेंट के अंदर से हम एक एडल्ट डोज सिंगल डोनर से हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, क्लियर। तो इसके अंदर कौन सा जो एंटीकोएगुलेंट यूज होता है, ACD, ये आपने याद रखना है, ACD, एसिड सिट्रेट एंड डेक्सट्रोज, ठीक है। वहाँ पे कौन सा था आरबीसी के लिए, CPD, ये है ACD, ये हम जो है एंटीकोएगुलेंट यूज़ करते हैं। और इसमें कुछ प्रिकॉशंस हम लेते हैं कि जो डोनर, क्योंकि प्रोसीजर डोनर के ऊपर हो रहा है, उसके 4 से 5 बार हाफ लीटर ब्लड बाहर आएगा, वो सेंट्रीफ्यूज होगा, फिर वापस जाएगा, तो हमें कुछ प्रिकॉशंस करनी होती हैं। क्या करनी होती है प्रिकॉशंस कि पहली तो ये है कि हम उसकी वेंस देखते हैं कि वेंस जो हैं वो बिल्कुल उसकी वेंस प्रोमिनेंट वेंस हैं, कोई उसकी वेंस पतली ना हो, वो बिल्कुल जो है बरिड ना हो, प्रोमिनेंट वेंस हो, क्लियर, कोई वहाँ पे स्कार ना हो, वहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई इंजरी ना हो, क्लियर। उसके बाद जो है पेशेंट जो उसको डोनर को हम क्योंकि उस जो ब्लड उसका लिया जा रहा है मशीन से गुजर के वापस बॉडी के अंदर दोबारा से जा रहा है, तो ऑब्वियसली ब्लड जब साथ मिक्स होके जा रहा है तो किसी साथ मिक्स होके जा रहा है, ACD के साथ, सिट्रेट के साथ। ये सिट्रेट क्या है बेसिकली, ये कैल्शियम चिलेटर है। तो ये जब बॉडी में वापस जाएगा तो क्या करेगा कि बॉडी की कैल्शियम को चिलेट कर सकता है। बॉडी की कैल्शियम को जब वो चिलेट करेगा तो वो क्या करेगा कि बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से पेशेंट को टेटनी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। तो आपने इसको किस तरह से इसको ओवरकम करना है, बेसिकली ऐसे डोनर को हम क्या करते हैं, ऐसे डोनर को प्रोसीजर शुरू होने से पहले कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं, क्लियर। CAC की टैबलेट पानी में घोल के उसको पहले पिला देते हैं, सो दैट कि उसकी बॉडी के अंदर एम्पल क्वांटिटी के अंदर कैल्शियम जो है वो सर्कुलेशन के अंदर आ जाए।
तो एसिडी आए भी, सिट्रेट आए भी, तो वो चिलेट करे, तो पहले से बॉडी के अंदर जो कैल्शियम सर्कुलेट कर रहा है उसको चिलेट करे, ना कि बॉडी के अपने कैल्शियम को, क्योंकि आपको पता है कि कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सारी कार्डिक एक्टिविटी जो है, मस्कुलर एक्टिविटी, सारी की सारी कैल्शियम पे डिपेंडेंट है। अगर कैल्शियम कम होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा, तो एरिथमियाज डेवलप हो सकते हैं, मसल में ट्विचिंग हो सकती है, मसल की टोन बढ़ जाती है, मसल रिलैक्स नहीं कर पाते, ठीक है। तो सारी कॉम्प्लिकेशन, समटाइम इवन के पेशेंट कॉमे में जा सकता है, पेशेंट को कन्वुल्जन हो सकती है, झटके लग सकते हैं, सीजर्स हो सकते हैं। तो आपने उसको अवॉइड करने के लिए क्या पहले पिलाना है उसको कैल्शियम, ठीक है। CSC की टैबलेट आप पानी में घोल के पिला दो ताकि उसका कैल्शियम का लेवल मेंटेन हो जाए। अच्छा, अब ये आपने जब प्लेटलेट हासिल कर लिए, तो अब ये प्लेटलेट की शेल्फ लाइफ कितनी है? प्लेटलेट की, नॉर्मल प्लेटलेट कंसंट्रेट की जो शेल्फ लाइफ है वो 5 डेज है, मैक्सिमम 7 डेज तक आप लेके जा सकते हो, लेकिन आइडियली दे शुड बी यूटिलाइज विद इन 5 डेज, क्लियर। और ये किस टेम्परेचर के ऊपर स्टोर की जाते हैं? दे आर स्टोर एट 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑलमोस्ट जो रूम टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल कंड्यूसिव टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और इसका जो बैग है वो स्पेशल बैग है जिसके अंदर इनको स्टोर किया जाता है, वो सेमी परमिएबल बैग होता है जिसके अंदर से ऑक्सीजन की डिफ्यूजन हो सकती है, क्लियर। और वो कम्प्लीटली तौर पे ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे कॉन्टीन्यूस एजिटेशन हो रही होती है, एजिटेशन प्लेटलेट्स जो है, वरना अगर एक ही जगह पे पड़े रहेंगे तो क्लम्प कर जाएंगे। तो एजिटेशन हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप लोग हेल्मर कंपनी का है एजिटेटर, जिसके अंदर प्लेटलेट्स को सेव करते हैं। वो हर वो मूव करता रहता है, हर वक्त वो मूव करता रहता है। उसकी मूवमेंट से क्या फ़ायदा होता है कि प्लेटलेट्स जो हैं वो क्लम्प नहीं करते, वो उनके अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता रहता है, क्लियर। और वो 5 डेज तक ही सेव किए जाते हैं, उसके बाद वो डिस्कार्ड हो जाते हैं, क्योंकि रूम जब 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेव था तो ये आइडियल टेम्परेचर होता है फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरिया के ऊपर बहुत तेज़ी से, फिर ब्लड मीडिया है, उसकी वजह से अगर कोई अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, उसके अंदर इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो गई तो वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करती है। और अगर ये ऐसा प्लेटलेट्स किसी पेशेंट को लग जाए तो पेशेंट के अंदर जाके वो सेप्टिसीमिया कर सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है सेप्टिसीमिक शॉक की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ों की कुछ एहतियात है जो हमने करनी होती है। तो आमतौर पे एक एडल्ट डोज अगर किसी पेशेंट को लगाई जाए, हेल्दी एडल्ट इंसान को, तो उसका प्लेटलेट काउंट जो है आइडियल कंडीशन के अंदर 40 से 50,000 इंक्रीज होना चाहिए पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट के प्लेटलेट थे 10,000, तो अगर आप उसको सिंगल डोनर प्लेटलेट या फिर आप इसको रैंडम डोनर प्लेटलेट जो कि 5 बैग से मिलके बना था, वो अगर लगाओगे तो उसका 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 50 या 60 तक चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आइडियल है, क्लियर। सम टाइम जो है ना इनका इतना इंक्रीमेंट नहीं होता, उसकी मल्टीपल रीजन वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि प्लेटलेट का जो है इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। वो स्प्लीनोमेगाली हो सकती है, पेशेंट का फीवर हो सकता है, वो पेशेंट के अंदर एलो एंटीबॉडीज डेवलप हो सकती है, तो सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं जिसकी वजह से प्लेटलेट लगाने के बावजूद भी प्लेटलेट का काउंट इंक्रीज नहीं हो रहा, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी प्लेटलेट कंसंट्रेट के हवाले से जो कि मैंने आपको बताई हैं। तो अगला जो टॉपिक है उसके ऊपर हम चलेंगे, वो है आपके पास FFP का। आई होप कि आपको समझ आ गई हो। आप बुक में से ये पढ़ो, आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सेकंड टॉपिक इज द फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ऑफ FFP। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। अच्छा, अब ये जो FFPs हैं, ऑब्वियसली ब्लड के RBCs के बाद जो सेकंड सबसे ज़्यादा यूजेज होता है ब्लड प्रोडक्ट्स में से, वो इन्हीं FFPs का ही होता है। अब FFP जो है, अब मैं आपको बताया कि ये भी ऑब्वियसली सेंट्रीफ्यूगेशन से भी बन सकता है और एफरेसिस की मशीन से भी बन सकता है, क्लियर। लेकिन एफरेसिस की मशीन एक्सपेंसिव है FFP बनाने के लिए, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मशीन के अंदर जो किट इंस्टॉल होती है वो ही 13 to 14,000 की कॉस्ट करती है, क्लियर। तो आपने अगर दूसरे तरीके से बनाना है तो वो तो आसान तरीका है, एक बैग लिया, सिर्फ सेंट्रीफ्यूज किया, ऊपर का प्लाज्मा लैदा कर दिया, आपके पास FFP तैयार हो गए। तो इस वजह से आमतौर पे हम जो मशीन पे जो FFP है वो नहीं बनाते। हाँ, अगर किसी का प्लाज्मा फ्रीसिस करना है, यानी कि उसका प्लाज्मा रिमूव करना है बॉडी से, तो हम उस तरीके से करते हैं, वो मशीन के ज़रिए से करते हैं। वो एफरेसिस के ज़रिए से हम प्लाज्मा को, वो मुख्तलिफ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसके अंदर जो है हमें कई मतलब बॉडी का प्लाज्मा रिमूव करना पड़ता है, तो उसके अंदर हम जो है रिमूव करते हैं। लेकिन नॉर्मली FFP बनाने के लिए हम नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के ज़रिए से ही बनाते हैं। क्या प्रोसेस है वो आपको मैंने पहले ही बताया। आप होल ब्लड लिया, सेंट्रीफ्यूज किया, आपके पास 3 लेयर्स बनी, नीचे वाली RBC, बफी कोट, ऊपर प्लाज्मा। अब आपने जो है प्लाज्मा को सेपरेट कर लिया, तो आपके पास ये FFP बन गया, क्लियर। अब ये जो FFP है
ये कितनी टेम्परेचर पे सेव होता है? इट इज द आइडली जो है ये -20 और -40 दोनों टेम्परेचर के ऊपर सेव होता है। अगर -20 के ऊपर आप सेव करते हो तो इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी? 6 मंथ्स के लिए। अगर आप -40 के ऊपर इसको सेव करते हो तो इसकी शेल्फ लाइफ 6 मंथ से बढ़ के हो जाएगी 1 ईयर तक, यानी कि 1 ईयर तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्लियर? अच्छा, अब ये जो FFPs जो हैं, ये इसके अंदर ऑब्वियसली क्या क्या चीज़ें हैं? इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो है कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं, वॉन विब्रेन फैक्टर है, इसके अंदर जो है फिब्रिनोजन है, इसके अंदर फिब्रोनेक्टिन है। क्लियर? ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि इसके अंदर मौजूद हैं। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 2 लेबाइल फैक्टर्स होते हैं, जैसे फैक्टर 5 और फैक्टर 8। ये बहुत लेबाइल फैक्टर्स हैं और ये बहुत ईजीली और जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हम जैसे इसको फ्रीज कर देते हैं तो उनकी जो एफिकेसी है वो मेंटेन रहती है। अगर ये आप देर तक रखोगे, 24 आवर्स से ज़्यादा रखोगे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती है और फैक्टर 5 और फैक्टर 8 जो है इसमें लॉस होना शुरू हो जाता है। लेकिन फ्रोज़न जो प्लाज्मा है जो -20 या -40 पे आपने सेव कर लिया है, उसके अंदर आपके पास फैक्टर 5 भी सेव रहता है और फैक्टर 8 भी सेव रहता है। अच्छा, ये जो FFP है मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर इनका यूटिलाइजेशन है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किन किन कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं ये। लेकिन ऑब्वियसली इसके अंदर अब कौन कौन से फर्दर जो है आप टेस्ट कर सकते हो इसको सेव करने के लिए। और इसको जिस तरह RBCs के पैक सेल्स के ऊपर भी हमने मुख्तलिफ टेस्ट किए थे, उस यूटिलाइजेशन मुख्तलिफ तरीके से इन्हेंस करने के लिए इसके ऊपर भी किए जाते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरल इनएक्टिवेशन। वायरल इनएक्टिवेशन मैंने आपको बताया था पहले कि हम तो